राध्या को उर्मी ने मारा थप्पड़, लेकिन इसके पीछे छिपी थी एक खतरनाक साजिश। जी हां दोस्तों, जिस राध्या ने अपनी मेहनत और काबिलियत से पूरे परिवार का नाम रोशन किया था, जिसने कुकिंग कंपटीशन जीतकर लाखों लोगों का दिल जीता था और जिसकी वजह से टीवी पर उसे देखकर उर्मी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था, आज उसी राध्या को पूरे परिवार के सामने सबसे बड़ा दोषी ठहरा दिया गया। घर में चारों तरफ शादी की खुशियां थीं। रंग बिरंगी झालरों से पूरा आंगन सजा हुआ था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और राध्या पूरे मन से हर जिम्मेदारी निभा रही थी। मुख्य द्वार को और भी सुंदर बनाने के लिए राध्या बड़े प्यार से गेट पर रंगोली बना रही थी। वह सीढ़ी पर खड़ी थी और उसके हाथ में रंगों से भरी एक बड़ी थाली थी। तभी एक प्रतिष्ठित महिला वहां पहुंची और मुस्कुराकर बोली, बेटा, क्या राध्या मित्तल का घर यही है? राध्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखने की कोशिश की, उसका संतुलन अचानक बिगड़ गया। सीढ़ी हिल गई और उसके हाथ में रखी रंगों से भरी थाली हवा में उछल गई। अगले ही पल पूरा रंग सीधे उस महिला के महंगे कपड़ों और चेहरे पर जा गिरा। कुछ ही सेकंड में पूरे घर की खुशियां जैसे थम गईं। महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नाराज होकर कहा कि अगर शादी वाले घर में इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है तो वह इस रिश्ते पर दोबारा सोचेंगी। उधर राध्या खुद भी सीढ़ी से गिर गई। उसके हाथ में चोट लग गई, लेकिन किसी ने उसकी चोट नहीं देखी। सबकी नजर सिर्फ उस महिला पर गिरे रंग पर थी। उर्मी यह सब देखकर अपना आपा खो बैठी। वह तेज कदमों से राध्या के पास पहुंची और पूरे परिवार के सामने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रोते हुए वह बोली, तुम्हारी वजह से ही मेरे लिए यह रिश्ता आया था और आज तुम्हारी ही वजह से मेरी शादी टूटने की नौबत आ गई। राध्या बार बार कहती रही कि यह सब गलती से हुआ है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दादी ने भी बिना पूरी बात जाने उसी को दोषी ठहरा दिया। दूसरी तरफ निहारिका और कविता चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। इसी बीच अचानक घर के अंदर से एक नौकर दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, दादी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। शादी के सबसे कीमती गहनों का डिब्बा अपनी जगह पर नहीं है। यह सुनते ही पूरे घर में फिर से हड़कंप मच गया। दादी ने बिना एक पल गंवाए राध्या पर शक जताना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार प्रथम को पूरा यकीन हो चुका था कि यह सब सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। उधर निहारिका और कविता को लग रहा था कि उनका प्लान पूरी तरह सफल हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रथम हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखे हुए था। उसे याद था कि रंग वाली घटना के तुरंत बाद निहारिका कुछ देर के लिए अचानक गायब हो गई थी। अब उसका शक और भी गहरा हो गया। राध्या भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी कि चाहे उसे कितनी भी बदनामी सहनी पड़े, लेकिन उर्मी की शादी टूटनी नहीं चाहिए। उसी समय बाहर से किसी की तेज आवाज आई, स्टोर रूम के बाहर गहनों का डिब्बा मिल गया है। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह डिब्बा आखिर वहां पहुंचा कैसे। और अगले ही पल ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे मित्तल परिवार की नींद उड़ा देगा। स्टोर रूम के बाहर गहनों का डिब्बा मिलने की खबर सुनते ही पूरा मित्तल परिवार वहां दौड़ पड़ा। लेकिन तभी दूल्हे की मां ने सबको रोकते हुए कहा, पहले मेरी बेटी की बात भी सुन लीजिए। सबकी नजर उस महिला पर गई जिसके ऊपर राध्या के हाथ से रंग गिर गया था। तभी वह महिला आगे बढ़ी और बोली, मैं दूल्हे की बहन हूं। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तब मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या यह राध्या मित्तल का घर है। उसी समय राध्या का संतुलन बिगड़ गया और रंग मेरे ऊपर गिर गया। मैं साफ देख सकती थी कि यह कोई जानबूझकर की गई हरकत नहीं थी। उसकी बात सुनकर पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। दूल्हे की बहन ने आगे कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि इस लड़की के गिरने और चोट लगने के बावजूद किसी ने इसकी मदद नहीं की। उल्टा इसे ही सबके सामने दोषी ठहरा दिया गया। अगर प्रथम समय पर इसे नहीं उठाते तो शायद इसकी चोट और बढ़ जाती। यह सुनते ही उर्मी की आंखें झुक गईं। उसे एहसास होने लगा कि उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया। अंदर गहनों का डिब्बा सुरक्षित रखा हुआ था। प्रथम ने डिब्बा उठाया और ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर पास रखे एक दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर हल्का सा लाल रंग लगा हुआ था।
प्रथम को तुरंत याद आया कि यही रंग निहारिका के दुपट्टे पर भी लगा था। अब उसका शक लगभग यकीन में बदल चुका था। उधर निहारिका और कविता के चेहरों का रंग उड़ चुका था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी पूरी साजिश सबके सामने न आ जाए। दूल्हे की बहन ने गंभीर आवाज में कहा, हम किसी पर बिना सबूत आरोप लगाने वाले लोग नहीं हैं। अगर इस घर में कोई साजिश चल रही है तो पहले असली दोषी को ढूंढिए, उसके बाद ही किसी बेगुनाह पर उंगली उठाइए। दादी पहली बार पूरी तरह खामोश हो गईं, लेकिन तभी घर के एक नौकर ने घबराते हुए कहा, प्रथम बाबू, मुझे अभी अभी स्टोर रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ बहुत बड़ा दिखाई दिया है। यह सुनते ही सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा सच सामने आने वाला है जिससे निहारिका और कविता की पूरी साजिश हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगी। स्टोर रूम के बाहर गहनों का डिब्बा मिलने के बाद भी घर का माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। तभी ओमकार जी ने कहा कि सबसे पहले पूरे परिवार का ठीक से परिचय हो जाना चाहिए ताकि किसी के मन में कोई गलतफहमी न रहे। ओमकार जी मुस्कुराते हुए मोंटू और उसके परिवार के सामने आए और बोले, हमारा परिवार रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देता है, इसलिए मैं आप सबको अपने परिवार के हर सदस्य से मिलवाना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले कहा, मैं ओमकार मित्तल हूं और यह मेरी पत्नी राजनी जी हैं। इन्होंने हमेशा इस परिवार को प्यार और संस्कार से जोड़े रखा है। फिर उन्होंने दादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और यह हमारी मां है, पूरे मित्तल परिवार की मुखिया। इस घर में आज भी इनका फैसला सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा, यह मेरी सबसे बड़ी संतान एकता है, पूरे परिवार की लाडली बेटी। फिर उन्होंने अहम की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा बड़ा बेटा अहम है, परिवार की जिम्मेदारियों को हमेशा अच्छे से निभाता है। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और यह मेरा छोटा बेटा प्रथम है। फिर राध्या की तरफ देखकर बोले, और यह प्रथम की पत्नी राध्या है, हमारे घर की छोटी बहू। इसने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से पूरे मित्तल परिवार का नाम रोशन किया है और हम सभी को इस पर गर्व है। इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, और यह हमारी सबसे छोटी नटखट नातिन बुलबुल है। इसकी शरारतों से ही इस घर में हर समय रौनक बनी रहती है। आखिर में ओमकार जी उर्मी के पास पहुंचे और बोले, यह मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन उर्मी है। आज इसकी शादी मोंटू से होने वाली है और हम सब इसी खुशी का जश्न मना रहे हैं। मोंटू ने मुस्कुराकर सबको नमस्ते किया। उसके साथ खड़ी उसकी बहन भी आगे आई। वही लड़की थी जिसके ऊपर राध्या के हाथ से रंग गिर गया था। मोंटू ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है, इसे पहली बार मित्तल परिवार से मिलने की बहुत खुशी थी। मोंटू की बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि जैसे ही मैं पूछूंगी कि क्या यह राध्या मित्तल का घर है, उसी समय इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। इसके बाद वह सीधे प्रथम के पास पहुंची और बोली, आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। जब सब लोग राध्या को गलत ठहरा रहे थे तब सिर्फ आपने उसका साथ दिया। प्रथम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। मोंटू की बहन लगातार प्रथम से बातें करने लगी, कभी घर की तारीफ करती तो कभी उसके स्वभाव की। तभी उसकी नजर राध्या के मंगलसूत्र और मांग के सिंदूर पर पड़ी। वह हैरानी से बोली, अरे, मुझे तो अब तक लगा था कि राध्या इस घर की बेटी है। अब समझ में आया कि यह तो इस घर की छोटी बहू और प्रथम जी की पत्नी है। राध्या हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन दूर खड़ी निहारिका की आंखों में फिर एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। उसे लगने लगा कि इस छोटी सी बात का फायदा उठाकर वह एक बार फिर राध्या और प्रथम के रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ प्रथम अभी भी गहनों की चोरी के पीछे छिपे असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था। ओमकार जी काफी देर से चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक के बाद एक हो रही घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। उन्होंने तुरंत पूरे परिवार को अपने कमरे में बुलाया। वहां दादी, राजनी जी, अहम, प्रथम, एकता और राध्या भी मौजूद थे। ओमकार जी ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे मोंटू या उसके परिवार पर कोई आरोप नहीं लगाना है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने से पहले हमें उनके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का होता है। दादी ने पूछा, तो अब क्या करना चाहते हो ओमकार? ओमकार जी बोले, जब तक हमें मोंटू के परिवार की पूरी सच्चाई और उनके रिश्तेदारों की सही जानकारी नहीं मिल जाती,
तब तक मैं सगाई की रस्म को थोड़ा रोकना चाहता हूं। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि उनका परिवार कैसा है, उनके रिश्ते कैसे हैं, और कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमसे छिपाई जा रही हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ओमकार जी ने अहम और प्रथम की तरफ देखा और कहा, यह जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को देता हूं। तुम दोनों बिना किसी को शक हुए मोंटू के परिवार के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। उनके रिश्तेदार कौन हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका कारोबार क्या है, और उनके बारे में लोग क्या राय रखते हैं। कोई भी छोटी से छोटी बात नजरअंदाज मत करना। अहम ने तुरंत कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी सच्चाई पता लगाकर ही लौटेंगे। प्रथम ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं मिल जाती मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा। अगर सब कुछ सही हुआ तो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा, और अगर कोई राज छिपा होगा तो उसे भी सामने लेकर आऊंगा। राधिया चुपचाप यह सब सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिन सिर्फ उर्मी की शादी ही नहीं बल्कि पूरे मित्तल परिवार की किस्मत बदलने वाले हैं। उधर कमरे के बाहर खड़ी निहारिका ने ओमकार जी की बातों का कुछ हिस्सा सुन लिया। उसके चेहरे पर फिर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, अगर प्रथम और अहम सच की तलाश में निकलेंगे तो मुझे भी अपना अगला खेल बहुत सोच समझकर खेलना होगा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मोंटू के परिवार की सच्चाई जानने के लिए शुरू होने वाली यह तलाश ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश करेगी जिनके सामने अब तक हुई सारी घटनाएं भी छोटी लगने लगेंगी।